रोहित अभी भी अनिका की जा रही गाड़ी की ओर घूर घूर के देख रहा था। तभी चिराग मेहता रोहित के पास आकर धीमी आवाज में उसे कहने लगा, क्या आपको लगता है कि मिस अनिका कल आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएगी? रोहित ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा। चिराग ने तुरंत ही बात संभलते हुए रोहित से कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि वह आर्यन बाबा को इतना पसंद करती है तो जरूर गिफ्ट लेकर आएंगे, पर मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि अगर उन्होंने आर्यन बाबा का लिखा हुआ बर्थडे कार्ड मांग लिया तब क्या करोगे? रोहित ने तो यूं ही झूठ मूठ अनिका से यह कह दिया था कि आर्यन रोहित के लिए बर्थडे कार्ड बनाने वाला था। इस बहाने से रोहित अनिका को अपने बर्थडे की खबर पहुंचाना चाहता था, मगर सच बात तो यह थी कि आर्यन ने कभी भी आज तक रोहित को उसके बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं दी थी। ऐसे में चिराग की यह चिंता काफी हद तक सही भी थी। रोहित ने फिर से गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा और गाड़ी में बैठते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं। जब रोहित मारवा हाउस वापस पहुंचा तो आर्यन डिनर के बाद अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। जहां आर्यन अपने हाथ पैर को हवा में जोर जोर से स्ट्रेच करते हुए अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक उसी के सामने रोहित आकर खड़ा हो जाता और आर्यन से कहने लगा, इट्स माई बर्थडे टुमारो। यह सुनने के बाद आर्यन ने अपनी प्रैक्टिस नहीं रोकी और एक इमोशनल चेहरा बनाते हुए आर्यन ने रोहित से कहा, ओह आई सी। आर्यन जिस तरह से अपने हाथ स्ट्रेच कर रहा था वो थोड़ी सी गलती कर रहा था, क्योंकि रोहित को मार्शल आर्टिस्ट सीखा हुआ था। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे सही तरह से अपने हाथ को मोड़ने का तरीका दिखाते हुए कहा, बस तुम्हें इतना ही कहना था और कुछ नहीं कहोगे तुम? आर्यन रोहित की इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि क्या रोहित यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि वह आज ही उसे हैप्पी बर्थडे कर दे। आर्यन अपनी प्रैक्टिस बंद करके हैरानी से रोहित को देखने लगा। जब रोहित ने नोटिस किया कि आर्यन उसका इशारा नहीं समझ पा रहा था तो एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बर्थडे कार्ड बनाते हैं, उन्हें बर्थडे पर विश करने के लिए उनके लिए कुछ सरप्राइज अरेंज करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। क्या तुम मेरे लिए एक बर्थडे कार्ड नहीं लिख सकते? रोहित को आर्यन ने कभी ऐसी बात करते हुए नहीं देखा था। आर्यन ने अपने होठ दबाते हुए रोहित से कहा, बट आई एम अ चाइल्ड, मैं यह नहीं करने वाला हूँ। रोहित ने एप्लीकेशन को आर्यन ने बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया था। आर्यन के इस बिहेवियर से नाराज होकर रोहित आर्यन को बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। आर्यन ने अपनी प्रैक्टिस 10 मिनट बाद पूरी कर ली थी। पसीने से लथपथ आर्यन अपने बेडरूम की ओर चलने लगा। जैसे ही वह रोहित के वर्क टेबल के पास से गुजरा, उसने नोटिस किया कि रोहित अपने हाथों में स्केच पेन लेकर कार्ड पर कुछ लिख रहा था। रोहित ये सब कुछ इतनी सीरियसली कर रहा था कि अपने टेबल से कुछ ही दूर खड़े आर्यन को भी नोटिस नहीं किया। आर्यन रोहित की ओर आगे बढ़ने लगा और फिर धीरे से पीछे से जाकर राइटिंग टेबल पर पड़े कार्ड में देखने लगा। आर्यन देखना चाहता था कि आखिर इतनी सीरियसली रोहित उस कार्ड में क्या लिख रहा था। आर्यन यह देखकर हैरान हो गया कि रोहित अपने लेफ्ट हैंड से कार्ड पर लिख रहा था। आज तक जो रोहित राइट था वो अचानक लेफ्ट कैसे हो गई? ये देखकर आर्यन को अपने डैड की मेंटल कंडीशन पर शक होने लगा। रोहित अपने हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड पर हैप्पी बर्थडे डैडी लिख रहा था। ये देखकर आर्यन कंफ्यूज हो गया। रोहित की लिखावट इतनी बुरी थी कि पूरा कार्ड बहुत ही स्टेडली लग रहा था। आर्यन ने धीरे से अपने डैडी के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें पूछा, डैडी, क्या आपको लगता है कि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है? अपने बेटे से यह बात सुनकर रोहित बिना कुछ कहे कार्ड लेकर वहां से चला गया। मनोहरा हाउस। जब अनिका मनोहरा हाउस पहुंची तब अंजलि मामी घर पर नहीं थी। अनिका को अंजलि मामी की चिंता होने लगी। अनिका को लगा कि फिर से रायचंद परिवार में से किसी ने अंजलि मामी को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश को नहीं की थी। अनिका ने अंजलि मामी को मैसेज लिखते हुए पूछा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? अंजलि मामी ने कुछ ही सेकंड में अनिका को रिप्लाई देते हुए लिखा, हाँ बस मुझे कुछ काम है इसलिए बाहर आई, जल्दी कर आ जाऊंगी। अंजलि मामी का यह मैसेज पढ़ते ही अनिका ने चैन की सांस ली और अपने बेडरूम में जाने लगी। रिया ने लाइव स्ट्रीम का और एक पड़ाव पार कर लिया था। अब वह लाइव स्ट्रीमर की टॉप 300 लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अगले 5 दिन में वो टॉप 10 लाइव स्ट्रीमर की लिस्ट में शामिल हो जाएगी और आने वाले कुछ दिन बेहद टफ होने वाले थे। रिया को अगले राउंड्स में नामचीन और एक्सपीरियंस लाइव स्ट्रीमर के साथ मुकाबला करना था। छोटी सी रिया इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। लाइव स्ट्रीमर पर लोग
ऑफ करते हुए अपने फैन नानू को गुड बाय कहा। उसने बाद ब्रश करके वह सोने के लिए बेड पर चढ़ गई। जैसे ही रिया को नींद लगी, अनिका ने उठकर बगल के टेबल पर रखा, अपना मोबाइल उठाया, फिर अपने कानों में ईयरफोन लगाकर वह अपने मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लगी। यह वॉइस रिकॉर्डिंग अनिका की माँ की थी। अनिका की माँ स्वाति ने उनके लिए एक आखिरी ऑडियो मैसेज छोड़ा था, जिसे अनिका लगभग हर रात सोने से पहले सुनती थी। वॉइस रिकॉर्डिंग में स्वाति ने कहा था, अनिका बेटा, जब तक तुम यह वॉइस रिकॉर्डिंग सुनोगी तब तक शायद तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आसपास नहीं रही, मगर अपनी मम्मी की एक बात जरूर याद रखना, अपनी ताकत को कभी दूसरे पर जाहिर मत होने देना। तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे पावर क्या क्या है, यह सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। जब तक तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो जाती कि अपने और अपने चाहितों का दूसरे से बचाव कर सको, तब तक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना है। अपनी माँ की और एक बात जरूर याद रखना, अगर तुमने अपनी शक्तियों का और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों का ध्यान अपनी शक्तियों की ओर खींचा तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ सकती है और तुम्हारे आसपास हमेशा खतरा बना रहेगा। इसीलिए हमेशा जमीन से जुड़ी रहना। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। थोड़ी देर अपनी मम्मी को याद करते हुए अनिका की आंखें कब भर आई, इस बात का उसे पता भी नहीं चला। फिर अपने कानों से ईयरफोन निकालते हुए अनिका ने फिर से फोन पास रखे टेबल पर रख दिया और रिया के पास आकर सो गई। अनिका ने अपना हाथ अपनी आंखों पर रखकर सोने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों आज अनिका को रोज की तरह नींद नहीं आ रही थी। बार बार अनिका ने सामने उस पर्दे के पीछे बैठे आदमी का ख्याल आ रहा था। व्हाइट सूट पहना वह आदमी न जाने क्या अनिका को दिमाग से हट नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे रिया की मीठी आवाज से अनिका की आंखें खुली। रिया को प्यार करते हुए अनिका ने रिया से कहा, माय स्वीट हार्ट, जाओ अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके घर जा रहे हैं। अनिका की यह बात सुनकर अपने दोनों हाथ जोर से हवा में उछालते हुए रिया ने चिल्लाकर अनिका से कहा, यार क्या तुम सच कह रही हो मम्मी? रिया के सर पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने भी रिया से कह दिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अनिका यह जवाब सुनकर रिया बेहद खुश हो गई। रिया को आज रोहित की बर्थडे पार्टी में ले जाने की अनिका के पास 2 वजह थी। आखिर आज रिया के पापा का बर्थडे था और वह चाहती थी कि रिया उसके पापा के साथ सेलिब्रेट करे, और दूसरी वजह वह यह कि वह रिया को यह भी दिखाना चाहती थी कि उसका भाई बड़ों के साथ कितनी आदर और विनम्रता के साथ पेश आता है। रिया भले ही काफी एक्साइट हो गई थी, मगर रिया बहुत समझदार थी। रिया ने शावर जाने से पहले अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा क्या मुझे आज अपना गेटअप बदलना पड़ेगा ताकि मुझे कोई पहचान ना ले? आखिर मैं और आर्यन हम शक्ल है ना। रिया का यह सवाल सुनते ही अनिका बिल्कुल शांत हो गई। एक्साइटमेंट में अनिका के दिमाग से यह ख्याल पूरी तरह से निकल गया था कि रिया और आर्यन हम शक्ल थे, और अगर वह दोनों सामने आ गए तो सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और रोहित मारवा जैसे शक्तिशाली बिजनेसमैन से रिया को बचाना अनिका के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर अचानक अनिका के सामने रोहित मारवा का वह चेहरा आया जो उससे कल डिनर के वक्त देखा था। वह चोरी छुपे उसका ब्लश होना, उनकी आंखों की मासूमियत देखकर अनिका को लगा कि आखिर रोहित इतना बुरा नहीं जितना मार्केट में लोग उसे विजुलाइज करते थे। आज अचानक ही अनिका को यह खतरा मोल लेने का मजा आने लगा था। कहीं ना कहीं उसकी माँ की बातें अनिका के मन में घूम रही थी। वह जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा खतरा था जो अनिका के आसपास मंडरा रहा था। कहीं ना कहीं अनिका को लग रहा था कि उसके माँ की मौत और अनिका की प्रेमेलिटिव प्रेगनेंसी के बीच जरूर कोई कनेक्शन था। अनिका इस बात की तक पहुंचना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ की वह आखिरी ऑडियो स्पीच में स्वाति अनिका से क्या कहना चाहती थी, और एक सवाल जिसका जवाब आज तक अनिका को नहीं मिल रहा था। जब वह रोहित मारवा को प्रेगनेंसी से पहले कभी नहीं मिली थी, तो आखिर रोहित मारवा के बच्चे उसकी कोख में कैसे आए? आज अनिका ने एक बार यह सोच लिया कि वह रोहित को जरूर जाकर सब कुछ सच सच बता दे। शायद इस बात का जवाब रोहित के पास हो, मगर फिर उसे एक बात का ख्याल आता और वह डर जाती कि रोहित आर्यन की माँ से नफरत करना चाहता था और वह उसे जान से मार देना चाहता था। इतने सारे ख्याल जब अनिका के दिमाग में एक साथ दौड़ने लगे, तब रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर फिर से उसे पूछा, कहो ना मम्मा, क्या मुझे आज गेटअप बदल कर जाना होगा? अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए अनिका ने रिया से कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं।
अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही फिर से रिया ने अपने हाथ हवा में उछालते हुए एक खुश होकर अनिका से कहने लगी, थैंक यू सो मच। मैं अभी यह बात आर्यन को बताती हूँ। उसकी फैमिली बहुत जल्द पूरी होने वाले है। जैसे ही रिया दौड़कर अपना फोन उठाने लगी, अनिका ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने डैडी के लिए कोई बर्थडे प्रेजेंट है? अपने हाथ का फोन फिर से टेबल पर रखते हुए नन्ही रिया ने मुड़कर मम्मी की ओर देखा और बड़े ही इनोसेंटली कहा, क्या बड़े बच्चों से भी गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे उनके लिए गिफ्ट ला सकती हूँ? रिया की इस बात पर अनिका हैरान हो गई थी। वो रिया को हमेशा कहती थी कि वह कोई बच्ची नहीं है। आज जब गिफ्ट देने की बारी आई तो अचानक अपने आप को बच्ची कहने लगी। रिया की इस प्रेजेंस ऑफ माइंड पर कभी कभी अनिका को बहुत गर्व होता तो कभी कभी ताजुब भी होता। तभी रिया ने पास ही चेयर पर खड़े होकर अनिका की गाल पर हाथ फैलते हुए कहा, डोंट वरी मम्मा, मैंने बहुत पहले ही डैड के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार रखी है। मैं उनके बर्थडे के दिन उनकी तारीफ करूंगी, एक गाना गाऊंगी जिसे सुनकर वह खुश हो जाएंगे, तुम देख लेना। नन्ही रिया की यह शैतानी भरी बातें सुनकर अनिका को हंसी आने लगी और वह फिर प्यार से रिया के पीछे हाथ मारते हुए अनिका ने रिया से कहा, अब जाओ और तैयार हो जाओ। तुम्हारी यह चाल सिर्फ अपनी मम्मा पर चल सकता है, तुम्हारे डैड पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अब जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट करती हूँ। क्योंकि आज सैटरडे था, रिया की स्कूल में छुट्टी थी। श्रेया एक होटल में शिफ्ट हो गई थी जो टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन टीम ने उनके लिए बुक की थी और श्वेता फिर से प्रोडक्शन टीम के साथ मनोदरा फार्मास्यूटिकल की लेबोरेटरी में बिजी हो गई थी। नानी माँ अपने कमरे में रोज की तरह सो रही थी और रोज की तरह फ्रिज रात को घर वापस लौट रहा। क्रिस के लिए घर वापस ना लौटना एक बहुत ही आम बात होती थी। जब घर आता था तब ऐसा लगता था कि आज क्रिस ने कुछ अलग किया है, इसलिए पूरा का पूरा मनोदरा और आज बिल्कुल खाली पड़ा था। जब अनिका नीचे हॉल में आई तब उसने देखा कि अंजलि मामी हॉल के सोफे पर बैठकर कुछ सोच रही थी। अनिका अंजलि मामी के पास आई और धीरे से उनसे पूछा, क्या हुआ अंजलि मामी, आप बड़ी गहरी सोच में लग रही हो। अंजलि मामी ने अपनी एक उंगली दोनों दांतों के बीच दबा कर रखी थी। अपने मुंह से उंगली निकालते हुए अंजलि मामी ने कहा, बात यह है बेटा कि मीनाक्षी अपने पापा के घर वापस चली गई है। इस बात पर हैरान होते हुए अनिका अंजलि मामी के बगल में बैठ गई और उनसे पूछने लगी, क्या यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि उनके और पीयूष अंकल के बीच हमारी वजह से कोई कहासुनी हुई थी? यह क्या कह रही है आप? मीनाक्षी आंटी ने पीयूष अंकल का घर छोड़ दिया है? हैरान अनिका ने अंजलि मामी को पूछा। जब अंजलि मामी ने हाँ में अपना सर हिलाया तब अनिका ने धीमी आवाज में अंजलि मामी से पूछा, क्या पीयूष अंकल और उनके बीच कुछ कहासुनी हुई थी कल शाम की बात को लेकर? परेशान अंजलि मामी ने अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखकर अनिका से कहा, कल जब तुमने मुझे मैसेज किया था तब मैं अपने भाई पीयूष रायचंद के घर गई थी। मेरे जाने से पहले मीनाक्षी ने रोते हुए पीयूष के सामने हंगामा मचा दिया था। तुम्हारी कंप्लेंट करके मीनाक्षी ने पीयूष से कहा था कि तुम एक सरफिरी लड़की हो और मेरे हाजिरी में तुमने मीनाक्षी पर जोर जबरदस्ती किया और यहाँ तक कि उसने साथ हाथापाई करके उसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया था। मीनाक्षी के मुंह से यह बात सुनकर पीयूष बहुत नाराज हो गया था। उनसे कई सारे कॉल किए मुझे, मगर मैंने सोचा कि इस बात को फोन पर ना करते हुए अगर मैं पर्सनली जाकर उनको सारी सिचुएशन समझाऊं तो बेहतर होगा। इसलिए कल काफी सालों बाद मैं अपने भाई के घर उससे मिलने गई। उससे मिलने के बाद मैंने उसको समझाया कि तुमने मीनाक्षी के साथ जो कुछ भी किया वह किन हालातों में किया। पीयूष इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पहले मीनाक्षी ने मुझे थप्पड़ मारा था। जैसे ही पीयूष को इस बात का पता चला, पीयूष ने मीनाक्षी को डांटते हुए पूछा कि क्या यह सब कुछ सच था। जब मीनाक्षी की जबान सच बोलते हुए लड़खड़ाने लगी तब पीयूष का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। पीयूष ने बहुत ही कम उम्र से हमारी फैमिली का बिजनेस संभाला है और उसके होते हुए हमारी काफी तरक्की हुई है। आज परिवार का नाम ऊंचे खानदान में लिया जाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे भाई पीयूष का है। पीयूष जितना मेहनती है उतना ही समझदार भी है। लोगों की रिस्पेक्ट भी वह करना जानता है और लोगों से बचने का तरीका भी उसे बखूबी आता है। बिना कारण वह गुस्सा नहीं करता, मगर एक बात जरूर है कि उसको गुस्सा बहुत जल्द आता है। कोई झूठ बोले या फिर कोई ऐसी बात करके
जो एक थैली सही ना हो तो पीयूष तुरंत आग बबूला हो जाता है। जब पीयूष ने मीनाक्षी की आंखों में झूठ पकड़ा तो गुस्से कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए उसने गुस्से से आकर मीनाक्षी से कह दिया कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हो। मगर बजाय इसने कि मीनाक्षी अपने किए पर शर्मिंदा हो या माफी मांगे, उल्टा वह पीयूष पर चिल्लाने लगी। वह पीयूष से कहने लगी कि हम इतने सालों से शादी के बंधन में बंधे हैं, मगर आज भी तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी छोटी बहन पर विश्वास है। मैंने इस घर के लिए अपनी जिंदगी दे दी और बदले में आज तुम मुझे क्या दे रहे हो। मुझे पता है कि यह सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम यह समझते हो कि रायचंद परिवार की औकात मेरे मायके यानी आहूजा परिवार से कहीं ज्यादा है, इसलिए तुम भाई बहन मिलकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैं सब जानती हूँ, ठीक है, तो अगर तुम अपनी इस बहन की बातों में आकर मेरी बेइज्जती कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ अपने घर हमेशा के लिए। यह कहकर मीनाक्षी घर से बाहर निकल गई। पीयूष ने मुझसे कहा कि मैं भी घर चले जाऊँ। अब मीनाक्षी का गुस्सा थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, उसके बाद वह मीनाक्षी के साथ बैठकर झगड़ा सुलझा लेगा। मगर मैं इस बात से परेशान हूँ अनिका की पीयूष और मीनाक्षी 20 साल से एक दूसरे के साथ है। उन्हें एक बेटी है। हमारी वजह से कहीं उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में कोई ऐसी दरार न आ जाए जिसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़े। भले ही मीनाक्षी का व्यवहार अनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मगर वह समझती थी कि अंजलि मामी की चिंता जायज थी। अंजलि मामी को सांत्वना देते हुए अनिका ने उनकी पीठ पर अपना हाथ देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक अंजलि मामी की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अनिका से कहा, आज सुबह से पीयूष किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। मैंने जब उनसे फोन करके बात करने की कोशिश की तब पता चला पीयूष अभी भी मीनाक्षी पर बहुत गुस्सा था। पीयूष ने मुझे कहा कि जब तक मीनाक्षी अपने किए की माफी नहीं मांगती उसे वापस घर नहीं ले आएगा। अंजलि मम्मी एक बात नहीं समझ पा रही थी, आखिर इतने साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद भी मीनाक्षी शांति से क्यों नहीं रह सकती थी। सब कुछ तो था उसके पास, प्यार करने वाला पति, नाम, पैसा, शोहरत, बच्चे, फिर उसकी जिंदगी में आखिर किस बात की कमी थी जो हमेशा उसे अंजलि मामी की इंसल्ट करने के बाद ही खुशी मिलती थी। अभी अंजलि मामी यह सब कुछ सोच रही थी कि मीनाक्षी तेज कदमों से मल्होत्रा हाउस में चिल्लाते हुए आई। मीनाक्षी का चेहरा देखकर साफ नजर आ रहा था कि वह रात भर सोई नहीं थी और गुस्से से उसका चेहरा और आंखें दोनों लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अनिका ने मारे थप्पड़ का रंग अब तक मीनाक्षी के गालों से उतरा नहीं था। पहले ही मीनाक्षी इस वक्त काफी गुस्से में थी, मगर उसे अनिका के थप्पड़ की गूंज अभी भी कानों में महसूस हो रही थी। इसलिए अनिका से थोड़ी दूर खड़े रहकर मीनाक्षी ने अंजलि मामी से कहा, तुम दुनिया की पहली ऐसी बहन हो जो अपने भाई का संसार बर्बाद करना चाहती हो। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, जो हमारी बसी बसाई जिंदगी को तहस नहस करने पर तुले हो। अंजलि मामी ने मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा, क्या तुमने अपने किए की माफी मांग ली पीयूष से। अंजलि मामी के मुंह से यह सुनते ही मीनाक्षी तिलमिला उठी और अंजलि मामी से कहने लगी, किस बात की माफी मांगो, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने भाई के कान भरे हैं, इसलिए वह अभी तक मुझे घर लेने नहीं आया। तुम क्या समझती हो कि तुम पूरे रायचंद परिवार पर कब्जा कर लोगे, क्योंकि अब उस घर में मैं नहीं हूँ। यह तुम्हारी प्लानिंग थी ना, तुम्हारे नकचड़ी पांजे की। तुम कितनी बेशरम हो अंजलि। अरे तुम खुद एक शादीशुदा औरत हो, 2 बच्चे की माँ हो, तुम कैसे अपने भाई भाभी की जिंदगी में आग लगा सकती हो। क्या पैसों के लिए तुम इतना गिर गई। मैं जानती हूँ तुम दोनों की प्लानिंग अच्छी तरह से। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई के रास्ते से हट जाऊं ताकि तुम इस बिन भाई माँ को अपने भाई के गले में डालकर रायचंद परिवार और उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर सको। मीनाक्षी के मुंह से ऐसी गिरी हुई बात सुनकर अंजलि मामी ने अपना कंट्रोल खो दिया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए मीनाक्षी से कहा, बस करो मीनाक्षी, अब एक शब्द भी आगे बोले तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम खुद एक बेटी की माँ हो, जरा देखो इस बच्ची की ओर। इसने और तुम्हारी बेटी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। शर्म करो मीनाक्षी। अगर तुम्हारे मुंह से किसी बाहर वाले ने ऐसी बात सुन ली तो हमारे खानदान के बच्चे के साथ कोई अपने बच्चे के रिश्ते नहीं जोड़ेंगे। इतनी गंदी और गे हुई बात करने से पहले एक बार सोच लिया होता, लेकिन मैं भी किससे समझा रही हूँ। अगर सोचने समझने की शक्ति तुम में होती तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता।
जो तुम देख रही हो। बहुत कमर था ना तुम्हें अपने पैसों पर। आज मुझे लगता है कि तुमसे गरीब औरत इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी बात करके तुमने न सिर्फ रायचंद परिवार का बल्कि अपने आहूजा परिवार का सर भी शर्म से झुका दिया है। यह पहली बार था जब अंजलि मामी ने किसी के साथ ऐसी बात की थी। मगर मीनाक्षी ने अभी अभी जो बात कही थी वह अंजलि मामी को बहुत बहुत चुभी थी कि उनकी चीख शब्दों में बदलकर मीनाक्षी पर बरस पड़ी थी। मीनाक्षी अंजलि मामी की ऊंची आवाज सुनकर बिल्कुल हैरान खड़ी उन्हें देखती रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी पलकें चटकते हुए मीनाक्षी ने अपना एक पाँव जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम अब रायचंद परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम इस भीख मंगे मल्होत्रा परिवार का हिस्सा हो। रायचंद परिवार का और तुम्हारा अब क्या लेना देना है। रायचंद परिवार का अब मैं हिस्सा हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे रायचंद परिवार से बाहर निकालना चाहती हो। मगर एक बात तुमसे कह दूं, तुमने और पीयूष ने हमेशा से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। यह बात आज मैं जान चुकी हूँ। तुम मुझे सिर्फ इसलिए नीचा दिखाने की कोशिश करते हो क्योंकि हमारा आहूजा परिवार रायचंद परिवार जितना अमीर नहीं है। मगर आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि बहुत जल्द रायचंद परिवार हमारे आहूजा परिवार के सामने एक चींटी की औकात भी नहीं रखेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई ने मेहरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से अपना इन्वेस्टमेंट पीछे हटा लिया। उसी 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान को मैं अपने भाई के साथ पूरा करने जा रही हूँ। और वह डील अशोक मेहरा हमारे खानदान के साथ करने वाले हैं। और आने वाले कुछ ही महीनों में जब डील से हमें 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट होगा, तब देखना तुम्हारे और तुम्हारे भाई का चेहरा इतना गिर जाएगा कि तुम सर उठाकर आहूजा खानदान की ओर देख भी नहीं पाओगे। हैरान अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखा। अंजलि मामी को इस तरह हैरान होते हुए मुस्कुराते हुए मीनाक्षी ने कहा, अब उसे क्या देख रही हो? तुमने अपने भाई के कान भरे ताकि वह इस इन्वेस्टमेंट डील से पीछे हट जाए और मुझसे झगड़ा मोड़ लिया। मगर बदले में तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे और मेरे खानदान को एक ऐसी बिजनेस डील दे दी जो हमें रायचंद परिवार से ज्यादा पावरफुल बना देगी। बस कुछ ही महीनों में। अब यह बात सुनकर मैं तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है ना, मैं जानती हूँ। मगर क्या करे, जैसी नीयत वैसी उनकी किस्मत। अब जरा रुको और तुम और तुम्हारा भाई उस दिन का इंतजार करो जब आहूजा खानदान इस शहर का सबसे पावरफुल खानदान बन जाएगा। और तुम्हारा भाई उस दिन को बहुत दुखी होंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि असली पावरफुल परिवार किसका है। उसके बाद तुम और तुम्हारा भाई हाथ जोड़कर मुझसे भीख मांगोगे कि तुम दोनों की मदद करूं। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी मीनाक्षी तुरंत मनोदरा हाउस से निकल गई। मगर बिना कुछ बोले हैरान होकर अंजलि मामी और अनिका बस एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद दौड़ती हुई रिया सीढ़ियों से उतरकर आई और अपनी मम्मी से लिपट कर बोली, मम्मा मैं तैयार हो गई हूँ, क्या हम डैडी से मिलने जा सकते हैं? रिया के मुंह से यह बात सुनकर अंजलि मम्मी को जैसे जोर का झटका लग गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ उन्होंने अभी अभी सुना था वह सही था या फिर यह रिया की कोई नई शरारत थी। बिल्कुल हैरान आंखों से अंजलि मम्मी ने अनिका से पूछा, ये रिया क्या कह रही है? डैडी, इसका मतलब क्या है? अनिका ने अंजलि मम्मी की आंखों में देखकर बिना रुके कह दिया, हाँ रिया के पापा, सही सुना आपने। अंजलि मम्मी अनिका का जवाब सुन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उन्होंने अनिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या रिया के पापा दिल्ली में? अंजलि मम्मी को हमेशा से यह लगता था कि छोटी सी उम्र में शायद किसी सरफिरे लड़के ने अनिका की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे माँ बना लिया था। यह बात सोचकर अंजलि मम्मी और ज्यादा परेशान हो गई कि आज इतने सालों बाद ऐसा आदमी फिर से अनिका और रिया की तलाश करते हुए दिल्ली तक पहुंच गया था। जब अंजलि मामी यह सब कुछ सोच रही थी, नन्ही रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे के बाहर ले गई। अंजलि मम्मी अपने आप को संभालकर अनिका और रिया से कुछ कहे उससे पहले अनिका और रिया कार में बैठकर बाहर चले गए। अनिका की ड्राइविंग काफी तेज थी मगर रिया को उससे डर नहीं लगता था। काफी सालों से रिया को अनिका के बगल में बैठने की प्रैक्टिस थी, इसलिए रिया को पता था कि भले ही उसकी मम्मा कार तेज चलाती थी मगर उसे कार पर पूरी तरह से कंट्रोल करना आता था। मनोदरा हाउस से मारवा हाउस की दूरी लगभग 45 मिनट की थी मगर अनिका की तेज ड्राइविंग की वजह से यह दूरी लगभग 20 मिनट में पूरी हो गई। ओरिजिनल मारवा हाउस एक काफी बड़ी हवेली थी मगर इस वक्त रोहित अपने बेटे आर्यन के साथ मारवा हाउस 2 में रहता था।
जहाँ सिर्फ वह और आर्यन 2 लोग ही रहते थे। जैसे ही अनिका की गाड़ी मारवा हाउस 2 के गेट नंबर पहुंची, अनिका को लगा अब सिक्योरिटी चेक का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस उसे पूरा करना होगा। मगर सरप्राइजिंग गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने शीशा नीचे करने के बाद अनिका से कहा, मैडम, रोहित सर ने हमें बता दिया है कि आप आने वाले हो, आप गाड़ी लेकर अंदर जा सकती है, प्लीज प्रेजेंट। अनिका के लिए यह एक सरप्राइज था। गाड़ी में रोककर सिक्योरिटी चेक करवाना अनिका को बहुत ही बोरिंग और इरिटेटिंग लगता था। रोहित की छोटी सी शेयरिंग ने अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अनिका ने सोचा कि शायद रोहित ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में आने वाले सभी मेहमानों के लिए सिक्योरिटी को दे रखी होगी, ताकि गेट पर ज्यादा ट्रैफिक जाम ना हो जाए, वरना सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतने ट्रैफिक को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। पिछली बार जब अनिका रोहित से मिलने यहाँ आई थी, तब उसे पहली बार पता चला था कि आर्यन उसका बेटा है। उस एक्साइटमेंट में अनिका ने रोहित का यह बंगलो और उसका आसपास का फ्रेम अच्छी तरह से देखा नहीं था। आज जब अनिका ने मारवा हाउस का इंटीरियर देखा तो उसे रोहित के स्टाइल और सिलेक्शन को अप्रिशिएट करने का मन हुआ। तभी अचानक कार की विंडो पर किसी ने जोर से नॉक किया। चलती हुई गाड़ी को अचानक अनिका ने ब्रेक लगाई। गाड़ी तेज आवाज करते हुए थोड़ी दूर जाकर रुक गई। जब अनिका ने अपनी गाड़ी के आसपास देखा तो वह यह देखकर चौंक गई कि कुछ लंबे चौड़े आदमी अनिका को घेर कर खड़े हो गए थे। गाड़ी ले जाने की कहीं से उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। अनिका एक ट्रैप में फंस गई थी।